वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस का। और साइंस और रीजनिंग जो है हम लोग का अब कंटिन्यूसली चलेगा। तो एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साइंस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। यह एनसीईआरटी का साइंस होगा, पूरा डिटेल में होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने सारे चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, या फिर कोई और जो जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, एनसीईआरटी का जो प्रश्न होते हैं, एनसीईआरटी का जो लेवल होता है, प्रश्नों का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम प्रश्न इसी से आते हैं। और चूँकि एनसीईआरटी अगर हम लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ लेंगे तो ये मेंस पीटी ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो काफ़ी मेहनत से बनाया गया है इसे, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूरा डिटेल में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और उसके बाद इसे बार बार रिपीट करके देखने और सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा यह सेशन। तो ये हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस होगा। इसके बाद हम लोग क्लास 7 का पढ़ेंगे। इस तरह करते करते क्लास 12 तक समाप्त हो जाएगा। ये अभी चलेगा, बहुत समय तक चलेगा, क्योंकि ये क्लास 6 ही है। इसके बाद हम लोग क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11 और उसके बाद 12, ये पूरा साइंस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ बचे कुचे जैसे कि लुसेंट वगैरह है, उसको भी हम लोग ले चलेंगे। तो इसके बाद साइंस बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में देखा जा रहा है, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, या फिर जैसे कि अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 25 नंबर केवल साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो कमीशन के एग्ज़ाम में है वहाँ 30 से 35 नंबर साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वर्ग 6 से वर्ग 12, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इसे हम लोग इसे देखेंगे और ध्यानपूर्वक इसे सुनने का प्रयास करेंगे। और मेरा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे कोई समस्या हो तो ज़रूर उससे पूछने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ए एडू। इस टेलीग्राम चैनल पे भी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। शुरुआत करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। चलिए, ये देखिए हमारा लिखा हुआ है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक एक चीज़ हम लोग बारीकी से देखेंगे। टोटल क्लास 6 का समाप्त हो जाएगा। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पौधे एवं जानवर। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन है? पौधे एवं जानवर हैं, सभी लोग जानते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन पाए जाते हैं और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई मांस खाते हैं, कोई पौधे खाते हैं। तो ये सभी जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। कोई मसालेदार भोजन, जैसे कि साउथ के इलाके में मसालेदार भोजन है। उसके बाद ठंडे इलाकों में जो मांसाहारी भोजन है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भोजन हैं और उनकी विभिन्नताएं भी अलग अलग हैं। भोजन की आवश्यकता के आधार पर जीवों को 3 प्रकार के श्रेणी में बांटा गया है। तो भोजन की आवश्यकता के आधार पर जीवों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3। हम लोग जानते हैं, पहला है शाकाहारी, जिसे हर्बीवोरस कहा जाता है। दूसरा है मांसाहारी, जिसे कॉर्निवोरस कहा जाता है। और तीसरा है सर्वाहारी, जिसे ओमनीवोरस कहा जाता है। हालांकि ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ओमनीवोरस क्या है, अर्थात शाकाहारी, मांसाहारी। जो पेड़ पौधा और उसके उत्पाद को खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि गाय,
खरगोश, हाथी इत्यादि ये सभी क्या है, शाकाहारी हैं, क्योंकि ये पेड़ की पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं। तो वृक्ष और वृक्ष के उत्पादों के खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, चाहे पौधे हो, घास हो, पेड़ पौधे हो, झाड़ियाँ हो, इन सभी को खाने वाले जीवों को शाकाहारी या हर्बीवोरस कहते हैं। गाय, खरगोश, हाथी, उसके बाद भैंस, बैल, बकरी मांसाहारी और कार्निवोरस जो अन्य जानवरों और जानवरों के उत्पाद को खाते हैं, जैसे कि चिकन, मटन, उसके बाद बकरी, ये सब को खा जाते हैं। कौन, गाय, बाघ, शेर, छिपकली, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव हैं जो केवल मांस को ही खाते हैं। घड़ियाल, शेर, बाघ, तो जो अन्य जानवरों को खाते हैं वे मांसाहारी हैं। और सर्वाहारी ओमनीवोरस जो पेड़ पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, अर्थात पौधे और जानवर दोनों को जो खाते हैं, अर्थात मांस, मछली, साथ ही साथ घास फूस, पेड़ पौधे, सभी को खाने वाले को सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। तो एग्जाम में यह पूछा भी गया है कि मनुष्य कैसा प्राणी है, सर्वाहारी है, ओमनीवोरस है, कुत्ता, बिल्ली। ये देखिए बहुत अच्छे ढंग से इसे बनाया गया है, काफ़ी मेहनत लगा है इसे लिखने में, तो ध्यान से इसे बार बार रिपीट करके ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे कि यहाँ से ये जो सेशन है कैसा लगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पौधे के खाए जाने वाले हिस्से कौन कौन से हैं, अर्थात पौधे के कौन कौन से हिस्से हम लोग खाते हैं। जैसे गाजर, जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, फल को खाते हैं, बीज और पत्ती को खाते हैं। जैसे कि कौन कौन जड़ को खाते हैं, गाजर क्या है, एक जड़ है, तो जड़ के रूप में इसे हम लोग खाते हैं, गाजर जड़ है। आलू क्या है, तो तना है, तो आलू तना के रूप में हम लोग खाते हैं। सेव क्या है, तो फल है, सेव फल है। सरसों का बीज और पत्ती खाते हैं, सरसों उसका बीज और पत्ती। और अदरक तो हम लोग जानते हैं तना है, तो तना के रूप में खाते हैं। अब है भोजन के घटक अर्थात पोषक तत्व, हम लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, जिसे पोषक तत्व या भोजन का घटक कहते हैं। न्यूट्रिएंट मटेरियल्स कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और कुछ मात्रा में मोटा अनाज भी होता है जिसको रफेज कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सभी हमारे पोषक तत्व के प्रकार हैं, भोजन के घटक हैं। अब पोषक तत्व मेनली 4 ही प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, रोटी और चावल से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, रोटी और चावल से। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन जैसे कि दाल, दूध, मांस, अंडे की सफ़ेदी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, सोयाबीन में। सोयाबीन तो दाल, दूध, मांस, अंडे की सफ़ेदी, जो उजला वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन होता है। वसा की बात की जाए तो मक्खन, घी, क्रीम, डालडा, मक्खन, घी, क्रीम, डालडा, इन सभी में वसा होता है। देखिए विटामिन जो है ना, विटामिन हमारे बॉडी में पहले से मौजूद नहीं होता है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए विटामिन को बाहर से खाना पड़ता है। हालांकि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्लास 6 में 4 ही प्रकार के विटामिन दिए गए हैं एनसीईआरटी में। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, बाद में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा 7, 8, 9, 10, तो और भी हम लोग विटामिन को देखेंगे। हालांकि विटामिन के कई पार्ट हैं, B12, B6, B5, इनके रासायनिक नाम भी अलग अलग हैं। तो एग्जाम में क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग का स्तर बढ़ते चला जाएगा। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है, पपीता में, गाजर में, आम में। विटामिन बी किस में पाया जाता है, गेहूँ, चावल, यकृत। विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पूछा जाएगा तो किस में पाया जाएगा, आंवला में। तो आंवला, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है।
आंवला, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद। विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, यकृत, अंडा। हालांकि विटामिन डी जो है ना सूर्य के प्रकाश में भी बहुत ज़्यादा मिलता है, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में। तो दूध, मक्खन, मछली, यकृत और अंडा, इन सब में भी विटामिन डी पाया जाता है। अब हम लोग देखिए कि जो कच्चा भोजन है, अगर हमको पता करना है कि उसमें मंड, जिसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च भी कहते हैं, तो मंड, कच्चे भोजन में मंड, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च भी कहते हैं, उसका परीक्षण कैसे होता है? तो इसका परीक्षण आयोडीन के बूंद से होता है। देखिए, अगर कच्चे भोजन पर आयोडीन की 2-3 बूंद डालेंगे, अगर वह काला या नीला हो जाए तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसे मंड या स्टार्च कहते हैं, उसकी मौजूदगी है। तो भोजन में मंड या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का परीक्षण कैसे होता है? आयोडीन की 2-3 बूंद से। अगर वह भोजन काला या नीला हो जाए तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड या स्टार्च की मात्रा है। अब प्रोटीन का परीक्षण कैसे होता है? अगर देखना है कि भोजन में प्रोटीन है तो इसका परीक्षण कॉपर सल्फेट के 2 बूंद और कॉस्टिक सोडा के 10 बूंद के मिश्रण से हम लोग पता कर लेते हैं। तो कॉस्टिक सोडा के 10 बूंद के विलयन से और कॉपर सल्फेट के 2 बूंद के विलयन से हम लोग जब उस भोजन पर डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी। अगर बैंगनी रंग हो जाएगा तो प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन की मौजूदगी किस रंग के कारण होती है? बैंगनी रंग के कारण। अगर कॉस्टिक सोडा का 10 बूंद और कॉपर सल्फेट का 2 बूंद विलयन मिलाकर डालेंगे और अगर भोजन का रंग बैंगनी हो जाए तो समझेंगे प्रोटीन है। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? अगर वसा कागज पे डालेंगे, कागज तैलीय हो गया तो वसा है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जादायी भोजन कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है इन्हें ऊर्जादायी भोजन कहते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर फूड, बहुत ही ऊर्जा देता है। एक चीज़ याद रखें कि वसा से बहुत जल्दी ऊर्जा मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करने वाला पोषक तत्व कौन है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, अर्थात ग्रोथ। और जो शरीर में कहीं कट फट गया, टूटा फूटा भाग है तो उसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। बीमारियों से बचाने में मदद करता है विटामिन। बीमारियों से कौन बचाता है? विटामिन बचाता है। हमारा शरीर विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता। वृद्धि एवं अच्छी सेहत के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन है? आवश्यक तत्व खनिज है। तो वृद्धि एवं अच्छी सेहत के लिए आवश्यक तत्व खनिज है। अब एनसीईआरटी में क्लास 6 में विटामिन के 6 प्रकार दिए गए हैं। हालांकि विटामिन के 6 ही प्रकार हैं, लेकिन इसमें 3 का वर्णन किया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में। हम लोग जैसे जैसे क्लास को बढ़ते चले जाएंगे इस विटामिन का स्तर भी बढ़ते चला जाएगा। इसके अंदर में भी और कई विटामिन होते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जैसे विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या चीज़? त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रतौंधी कहते हैं, रतौंधी। अब इस रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में हमारी आंखों की देखने की शक्ति खास करके रात्रि में धीरे धीरे कम होने लगती है। एक ऐसी अवस्था के बाद पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। दृष्टि क्षीणता बोलते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है? बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी की बात की जाए तो यह कैल्शियम को अवशोषित करके हड्डियों और दांतों के लिए इस्तेमाल करता है। तो विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करके हड्डियों और दांतों के लिए इस्तेमाल करता है।
अब है जल के क्या काम है, जल का कार्य क्या है। तो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है जल, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकालता है, शरीर का टेम्परेचर भी बनाता है पानी। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी में बस इतना ही वर्णन दिया गया है। जल का क्या काम है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना और अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के रूप में बाहर निकाल देना। अब देखिए एक टर्म आता है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उसे कि बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार वैसे आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। तो हम लोग को हमेशा बैलेंस्ड डाइट ही करना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी पोषक तत्व, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, रुक्षांश का मतलब रफेज वगैरह, खनिज वगैरह, और जल उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारे शरीर में जब आहार की लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो एक विशिष्ट रोग और विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। अब जैसे कि मान लेते हैं कि केवल चीनी की मात्रा, मीठा की मात्रा ही हम लोग सेवन कर रहे हैं, नमक खा ही नहीं रहे हैं, तो शुगर की बीमारी हो सकती है। नमक का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो शरीर से जल ह्रास की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाएगी तो विशिष्ट रोग और विकार उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए कुछ विटामिन दिए हैं और खनिज दिए हैं, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होगा और उस रोग का लक्षण क्या है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 6 में। जैसे कि है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्षीणता अर्थात दृष्टिहीनता होता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता अर्थात दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहते हैं, वो हो जाता है। इसमें कमजोर दृष्टि हो जाती है, रात में या अंधेरे में कम दिखाई पड़ता है या कभी कभी पूरा दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता अर्थात दृष्टिहीनता या रतौंधी होती है। इसमें दृष्टि कमजोर हो जाता है, रात में या अंधेरे में कम दिखाई पड़ता है या कभी कभी पूरा दिखाई देना भी बंद हो जाता है। अब है विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। कौन? बेरी। इसमें पेशियां जो होती हैं दुर्बल हो जाती है अर्थात कमजोर, और काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। अब है विटामिन सी, विटामिन सी जिसके कमी से अस्कर्वी होता है। इस अस्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव अगर कहीं हो जाता है तो उस घाव को भरने में बहुत समय लग जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन? रिकेट्स। इसमें हड्डियां मुलायम पड़ जाती है और मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। बच्चों में खास करके रिकेट्स की समस्या ज़्यादा आती है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम क्या है? खनिज है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और दांतों में क्षय उत्पन्न हो जाता है अर्थात दांत टूटने लगते हैं। इसका लक्षण है कि इसमें कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं और दंत क्षय होता है अर्थात दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, इसमें गर्दन फूल जाता है, ऐसे गर्दन जो है इस तरह से फूल जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, वो होता है। इसमें क्या इसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाता है। तो इस आयोडीन की कमी से क्या होती है? जो घेंघा रोग होता है, इसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, साथ ही साथ बच्चों में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है।
लोहे की कमी से एनीमिया होता है, जिसे अरक्तता कहते हैं। अरक्तता, एनीमिया, इसमें शरीर कमजोर पड़ जाता है। शरीर क्या क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है एनीमिया में। अब कुछ नोट दिए गए हैं। कुछ सीमा तक शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल के द्वारा भी हो जाती है। जैसे कि अगर पानी हम लोग नहीं पिए हैं और भोजन किए हैं तो उससे उस भोजन से जल की भी पूर्ति हो जाती है। तो कुछ सीमा में, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन मात्रा में, ज़्यादा नहीं। तो कुछ सीमा तक जल, शरीर में जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल के द्वारा भी हो जाती है। जैसे खीरा, ककड़ी, लालमी, नाशपाती और संतरा वगैरह हम लोग जो खाते हैं तो इसमें जल की मौजूदगी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग अगर इसे खा के पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसमें से भोजन और पानी दोनों की समस्या दूर होती है। अब देखिए, आहारी रेशा अर्थात रेशेदार भोजन जैसे कि जौ, मटर, चना, मक्का अर्थात मोटा अनाज, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन्हें फाइबर कहा जाता है, रेशा कहा जाता है। तो जो आहारी रेशा या रेशेदार भोजन होते हैं, फाइबरस फूड होते हैं, जिन्हें मोटा अनाज कहते हैं, जैसे जौ, मटर, चना, मक्का, ये सभी पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा भोजन कहा जाता है। वसा की बात की जाए अर्थात फैट, वसा अर्थात फैट, अगर शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो गई तो यह मोटापा का कारण बनता है, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी में वसा जो होता है चमड़े के भीतर समा जाता है, तो वसा की अधिकता मोटापे की कारण बनती है। कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा वसा की तुलना में कम ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात वसा के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 100 ग्राम वसा है, तो वसा से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, या जितने सारे हमारे जो पोषक तत्व हैं सबकी अपेक्षा। याद रखेंगे, क्विक एनर्जी और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा देता है, वसा। अब एक चीज़ याद रखेंगे, कपड़ों का निर्माण किससे होता है? धागा से। कपड़ों का निर्माण धागा से होता है, और धागे का निर्माण किससे होता है? रेशा अर्थात तंतु से। रेशा अर्थात तंतु से धागे का निर्माण होता है। प्राकृतिक रेशा में कौन कौन, याद रखें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राकृतिक रेशा की बात की जाए, जिसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं, जैसे ऊन, पटसन जिसे जूट कहते हैं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, फ्लैक्स। तो ऊन, पटसन अर्थात जूट, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, फ्लैक्स, ये सभी प्राकृतिक रेशा के अंतर्गत आते हैं। ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है? अब ऊन की प्राप्ति जो है खरगोश से, याक से, ऊंट के बाल से, भेड़ से और बकरी के बाल से। ठीक है, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? खरगोश से, याक, ऊंट के बाल, भेड़ और बकरी के बाल से। रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम के कीट जिसे कोकून कहते हैं, उसी से मिलता है। क्या कहते हैं? कोकून। रेशम के कीट को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो उसी से रेशम की प्राप्ति होती है, इसे फाइबर बोलते हैं, उसी से प्राप्त होती है। अब है कि जिसे सिल्क भी कहा जाता है, सिल्क। संश्लेषित रेशा क्या है? सिंथेटिक फाइबर, जिसमें रासायनिक पदार्थ मिला हुआ रहता है। तो जो रेशा जो है रासायनिक पदार्थ से युक्त रेशा रहता है, उसे ही संश्लेषित रेशा कहते हैं। तो उदाहरण याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये सभी सिंथेटिक फाइबर हैं, संश्लेषित रेशा है। ये सभी रासायनिक पदार्थ युक्त रेशा है, रासायनिक पदार्थ मिले रहते हैं।
कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास ओटना, तो कॉटन बाल जिसे कपास गेंद कहते हैं, इससे कपास को हाथ से चयन करके उनके बीजों को कंकतन अर्थात कंघी करना, कम्बिंग करके अलग करना, यही कपास ओटना कहलाता है। अब ये प्रक्रिया मशीन से होने लगी। तो जो कॉटन बॉल होता है, इस जैसे कपास जब पक जाता है, फट जाता है, तो इसके रुआ बहरी निकल जाता है, इसी को कपास बॉल या कपास गेंद कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। तो उससे कपास को हाथ से अलग करके चयन करके उसके बीजों को क्या करते हैं? कंघी किया जाता है। इस तरह से कंघी किया जाता है। कंघी इसलिए किया जाता है कि उसका बीज अलग हो जाए, और जिसे कंकतन कहते हैं। क्या कहते हैं कंघी करने को? कंकतन, कम्बिंग। उससे बीज को अलग कर लिया जाता है। और यही आज यह प्रक्रिया किससे होने लगी है? मशीन से, मशीन से। अब देखिए कपास का पौधा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ इसके बारे में देख लें हम लोग, कपास के पौधे के बारे में। तो सबसे पहले जो कपास की खेती होती है, कहाँ पे होती है? सामान्यतः काली मिट्टी और गर्म क्षेत्रों में। तो कपास की खेती कहाँ पे होती है? सामान्यतः काली मिट्टी और गर्म क्षेत्रों में। याद रखेंगे, इसी कारण काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती मुख्यतः काली मिट्टी और गर्म क्षेत्र में होता है। याद रखें, गर्म क्षेत्र। अब कहाँ कहाँ कपास होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अर्थात जो दक्कन के क्षेत्र के पठारी इलाके हैं, दक्कन के क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पे कपास के पौधे बृहत मात्रा में उपजाए जाते हैं। तो अब यदि पूछा जाए कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? गुजरात में, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, क्योंकि ये सभी इलाके जो हैं दक्कन के क्षेत्र के, खासकर काली मिट्टी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। कपास का फल क्या कहलाता है? कपास गोलक अर्थात कॉटन बॉल कहलाता है। कपास के फल को हम लोग कॉटन बॉल या कपास गोलक कहते हैं। परिपक्वता के बाद जब यह कपास का फल पक जाता है तो उसके बाद गोलक फट जाते हैं और बीजों को कपास तंतुओं से घिरा हुआ देख सकते हैं। और जो बीज होते हैं कपास के तंतु से क्या रहते हैं? घिरे रहते हैं। तो परिपक्वता जब पक जाते हैं, परिपक्वता के बाद ये गोलक फट जाते हैं और बीजों को कपास तंतुओं से हम लोग घिरा हुआ देख सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते चलिएगा, लाइक जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जितना सारा लाइक करेंगे इससे हमारी मोटिवेशन मिलेगी कि वीडियो आपको पसंद आया। निश्चित तौर पे ये पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे इस तरह के वीडियो खास करके साइंस के जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जूट के बारे में देखें, जिसे पटसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पटसन भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? अब देखिए, जूट की प्राप्ति पटसन के पौधे के तने से होती है। पटसन के पौधे, वास्तव में पटसन का फल है जूट, तो इसको पटसन के पौधे के तना से प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूट को कहाँ से प्राप्त किया था? तना से। किस पौधे? पटसन के पौधे से। इसकी खेती मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। पटसन की खेती किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। यह काम मुख्यतः किस किस जगह पे उपज होता है? बंगाल, बिहार, असम। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बंगाल में होता है। तो बंगाल, बिहार और असम, इन तीनों क्षेत्रों में पटसन का उत्पादन भारत के 90% होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बात की जाए कि पटसन का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में। इसकी कटाई पुष्पन अवस्था में होती है, अर्थात जब यह पुष्प अवस्था में ही रहता है तो इसको काट लिया जाता है। किसे? पटसन को। पटसन की फसल की कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। तो जब पटसन की फसल कट जाती है तो इसका जो पौधा होता है उसके तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रख देते हैं। ऐसा करने पर जो तने होते हैं वे गल जाते हैं और उन्हें पटसन जो है रेशा से हाथों से अलग कर लिया जाता है। और उसके बाद केवल पटसन बच जाता है, तो उसका रेशा बच जाता है, तो उसके रेशा को हाथों से अलग कर लिया जाता है। और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी रेशों को धागा में परिवर्तित कर लिया जाता है।
इन सभी रेशों का किसमें परिवर्तित कर लेता है? धागा में। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, जैसे कि सबसे पहले रेशा बनेगा, रेशा से क्या बनेगा? धागा बनेगा, और धागा से फैब्रिक अर्थात वस्त्र बनेगा। तो फाइबर से यार्न अर्थात धागा, यार्न से फैब्रिक अर्थात वस्त्र। ठीक है। अब देखिए, अब है कताई किसे कहते हैं? कताई, जिसे हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। तो जो हमारा फाइबर निकल गया, फाइबरस निकल गया रेशा, उससे फिर हम लोग जो धागा का निर्माण करते हैं वही स्पिनिंग या कताई कहलाता है। इसमें कपास के रेशा अर्थात तंतु को ऐंठ कर धागा बनाते हैं। इस तरह से ऐंठ कर, इस तरह से ऐंठ कर धागा बनाया जाता है। तकली, जिसे हस्त तकुआ भी कहते हैं, रेशा से धागा अर्थात कताई बनाने वाला एक सरल युक्ति है। तो तकली, जिसे हस्त तकुआ भी कहते हैं, यह रेशा से धागा अर्थात कताई बनाने वाला एक सरल युक्ति है। कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति कौन है? चरखा है। तो महात्मा गांधी ने चरखा आंदोलन चलाया था 1923 ईस्वी में, अखिल भारतीय चरखा आंदोलन। तो उन्हीं की देन है चरखा। तो कताई में उपयोग होने वाली एक दूसरी युक्ति कौन है? चरखा है। अब है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन कब किया गया? 1956 ईस्वी में। MSME के अंतर्गत यह एक वैधानिक आयोग है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन 1956 में किया गया, जो लघु, मध्य और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अर्थात MSME के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग है। इसे KVIC भी कहा जाता है। KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अब है कि धागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया हम लोग क्या क्या अपनाएंगे? तो इम्पोर्टेंट है कि धागा से वस्त्र किस प्रकार की बनाई जाएगी। तो धागा से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया दो है। एक को बोलते हैं बंधाई, दूसरे को बोलते हैं बुनाई। तो बंधाई जिसे वीविंग कहते हैं, ये क्या है? धागा के दो सीट को क्रम में साथ लगाकर क्या बनाते हैं? कपड़े का निर्माण करते हैं। तो धागा के दो सीट को क्रम में लगा करके क्या करते हैं? धागे का निर्माण किया जाता है, कपड़ा का निर्माण किया जाता है। अब है बुनाई, निटिंग। धागा के एक सेट का इस्तेमाल करके कपड़े को बनाना, यह बुनाई कहलाता है। तो जब हम लोग धागा के एक सेट का इस्तेमाल करके कपड़े का निर्माण करते हैं, वह निटिंग अर्थात बुनाई कहलाता है। अब है कैसे कैसे वस्त्र बनता है। जैसे हम लोग कॉटन बोल ले आए, कपास, गोलक, उसमें उठना है। उठना अर्थात उससे हम लोग क्या करते हैं? रुआ को अलग कर देते हैं, इसे कपास उठना कहा जाता है। इसके बाद रेशा का निर्माण होता है। रेशा को कताई करते हैं तो धागा बनता है, और फिर धागा को हम लोग बुनाई और बंधाई दोनों में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वस्त्र का निर्माण होता है। क्या चीज़? बुनाई और बंधाई दोनों में, और उसके बाद वस्त्र का इस्तेमाल होता है, वस्त्र बनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन पर। अब परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। चेंज ऑफ चेंजिंग, टाइप ऑफ चेंजिंग। पहला है उत्क्रमणीय, दूसरा है अनउत्क्रमणीय। अब देखिए, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, वापस अपने स्थान में लौट आते हैं। तो उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की जब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा तो उसमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा, अर्थात वह अपने स्थान में लौट के आ सकता है। जैसे कि बैलून में हवा भरने के बाद वापस अपने अवस्था में आना, उसके बाद गूथा हुआ आटे का रोटी बेलना, धातु को गर्म करना, नाक का जल में घुलना, बर्फ से पानी बनना, ये सभी उत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन के, रिवर्सिबल चेंज है। भौतिक परिवर्तन को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन
को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, फिजिकल चेंजिंग को। इसमें पदार्थ का एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। केवल भौतिक गुण जैसे कि आकार, रंग, रूप, अवस्था, इस सब में परिवर्तन होता है। याद रखेंगे कि इस भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का जो पदार्थ होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं, लेकिन बदलने वाले मुख्यतः चीज होते हैं आकार, रंग, रूप, अवस्था इत्यादि। इन सभी में परिवर्तन होता है। अब जाहिर सी बात है अनुत्क्रमणीय ठीक उल्टा होगा, जिसे रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है, केमिकल या इरिवर्सिबल चेंजिंग। इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए H2 है हाइड्रोजन, O2 है ऑक्सीजन, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? लिक्विड बनाएगा H2O। ये ही गैस है, ये भी गैस है। एक जलने में सहायता, एक जलने में सहायता नहीं करता है। अब है जैसे कि एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण पूर्ण रूप से विभिन्न गुणों वाला, वापस पुरानी अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं होता। तो नए पदार्थों का जो निर्माण है वह पूर्ण रूप से भिन्न गुणों वाला होता है और इसमें वापस पुरानी अवस्था में भी परिवर्तन लाना संभव है। अब देखिए उदाहरण की बात की जाए तो लोहे में जंग लगना, पदार्थ का जलना, दूध से दही का बनना, ये सभी क्या है? तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब जैसे कि दूध से दही जब बन जाएगा तो वापस चाहेंगे कि दही से दूध बना दे, संभव नहीं है। पदार्थ को गर्म करके या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मिला करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उसमें परिवर्तन क्या किया सकता है? लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि तना और शाखाओं के आधार पर पौधे के कितने प्रकार होते हैं। तो तने और शाखाओं के आधार पर पौधे के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला को बोलते हैं शाक अर्थात हर्ब, दूसरे को बोलते हैं झाड़ी अर्थात श्रब, और तीसरा पेड़ होता है। तीसरा क्या होता है? पेड़। अब जो शाक है अर्थात हर्ब है, इनके तने जो होते हैं हरे और कोमल होते हैं। इनका तना कैसा होता है? हरा और कोमल होता है। जैसे घास, घास क्या है? शाक है, घास हो गया। और इनका आकार जो होता है सामान्यतः बहुत छोटा होता है और इनमें शाखाएं अनुपस्थित होती है। जो ब्रांचेज होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं शाक में। अब बात आती है झाड़ियों की, जिसे श्रब कहा जाता है। तो इनकी तना कठोर होती है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता। इनका जो तना होता है वह कठोर तो होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। और जो शाखाएं होती हैं तने के आधार के समीप होती हैं। शाखाएं कहाँ पे होती हैं? तने के आधार के समीप। पेड़ की बात की जाए तो पेड़ जो होता है ये ऊंचे पौधे होते हैं। इनके तना सुदृढ़ और गहरे होते हैं। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग पर होते हैं। तो पेड़ क्या होते हैं? ऊंचे पौधे होते हैं। इनकी तना सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं और जो शाखाएं होती हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग पर होती है। अब आता है बिसर्पी लता, जिसे क्रीपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रीपर्स। ये कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं। तो बिसर्पी लता अर्थात क्रीपर्स जो होते हैं ये कमजोर तने वाले पौधे होते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते और भूमि पर आसानी से फैल जाते हैं। इसके बाद आरोही अर्थात क्लिम्बर्स। किसी वस्तु या अन्य पौधे की सहायता से ये क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। जैसे हम लोग का जो खीरा, ककड़ी, जो कद्दू, ये सभी क्या है? क्लिम्बर्स हैं। तो ये किसी वस्तु या अन्य पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। जैसे करेला, करेला में क्या होता है? पकड़ने वाला चीज़ होता है, पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ता है। और बिसर्पी लता में क्या हो गया? जैसे कि खीरा, ककड़ी,
तना का क्या काम है? अब देखिए, पौधा में पत्तियों को धारण करने वाला भाग कौन होता है? तना होता है। तो पौधा में जिसमें पत्तियां लगी रहती हैं वह पार्ट कौन सा होता है? तना होता है। पौधों को मजबूती प्रदान करता है तना। तना क्या करता है? पौधों को मजबूती प्रदान करता है। यह पत्तियों तक भोजन और जल को पहुंचाता है, खनिज को पहुंचाता है। जैसे तना में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। तो यह पत्तियों तक जल और भोजन को पहुंचाता है। तना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तना का क्या काम है? सबसे पहला कि पत्तियों को यह धारण करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है, अर्थात सीधा खड़ा रखता है, और पत्तियों तक जल और भोजन और खनिज लवण पहुंचाता है। पत्ती की बात की जाए, लीफ, पत्ती अर्थात लीव्स, तो देखिए ये पत्ती का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ से ध्यान देंगे। यह एक पत्ती का स्ट्रक्चर है। इसमें दो चीज होता है, एक को बोलते हैं पेटियोल जिसे पर्णवृंत कहा जाता है, और दूसरा होता है फलक जिसे लैमिना कहा जाता है। तो यह जो चौड़ा भाग होता है पत्ती का, इसे लैमिना या फलक कहते हैं, और जो डंटी होता है जो तना से जुड़ा रहता है उसको पर्णवृंत अर्थात पेटियोल कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित का कार्य पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में भोजन को संश्लेषित करना होता है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल, हरा रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? हरा रंग का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। इसका कार्य है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश में भोजन को संश्लेषित करता है, और यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण में वातावरण में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकृति से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और उसके बाद जब भोजन बन जाता है तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पत्तियों का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। पत्ती का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें कुछ जालीनुमा स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये पत्ती है, ये तो हो गया फलक चौड़ा वाला भाग, ये हो गया पर्णवृंत अर्थात ये लैमिना हो गया पूरा, और उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया पेटियोल। अब इसके बीच में भी कुछ खाली स्थान होते हैं जिसे लीफ वेनिसन कहते हैं, पत्ती स्थान कहते हैं, और इन पत्तियों में नसों के द्वारा डिजाइन बनाया रहता है। ये पत्ती स्थान क्या होते हैं? लीफ वेनिसन कहा जाता है। ये जो डिजाइनिंग बनाया रहता है इसे पत्तियों में नसों द्वारा बनाई गई डिजाइन पत्ती स्थान अर्थात लीफ वेनिसन कहा जाता है। पत्तियों पर ये जो स्थित रेखाएं होती हैं, ये सभी रेखाएं, इन्हें सिराएं कहा जाता है, भेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? भेंस अर्थात सिरा। और जो बीच वाला जो मेन सिरा होता है उसे मिडरिब अर्थात मध्य सिरा कहा जाता है। यह पत्तियों की मध्य रेखा होती है। कुछ सिराएं जालीनुमा होती है और कुछ समांतर सिरा विन्यास में होती है, अर्थात जैसे ये समांतर है और कुछ क्या होते हैं जैसे अंदर में जालीनुमा होते हैं। तो सिराएं कितने प्रकार की होती है? जालीनुमा और समानांतर। अब पीपल का पत्ता कैसा होगा? समानांतर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है वाष्पोत्सर्जन। याद रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ पत्तियों का जो भाग है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं वाष्पोत्सर्जन, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। जलवाष्प के रूप में पानी का नुकसान वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, अर्थात पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या रहता है? छिद्र रहता है, जिसे हम लोग स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इससे पानी बार बार बाहर निकलते रहता है और भाप बन के उड़ते रहता है। इससे पेड़ पौधों में पानी का नुकसान होता है। इसी को ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब जड़ का क्या काम है? देखिए, जड़ जो होता है मृदा से जल एवं खनिजों को क्या करता है? अवशोषित करता है। पौधे को मृदा में जोड़े रखता है।
और जड़ों में अधिकांशतः वृद्धि नीचे की ओर होती है, जबकि तना में ऊपर की ओर होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि जड़ों में वृद्धि अधिकतर कहाँ पे होती है, नीचे की ओर, मिट्टी के नीचे की ओर, और तना में ऊपर की ओर। यह जड़ मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करता है और पौधे को मिट्टी में बनाए रखता है। देखिए, जनरली जड़ दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स। एक को कहते हैं मूसला जड़ अर्थात टैप रूट, दूसरे को बोलते हैं रेशेदार जड़ अर्थात फाइब्रस रूट। तो मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होता है और जिसमें कई छोटे छोटे, इस तरह से होता है, इस तरह से कई छोटे छोटे ब्रांचेज लगे रहते हैं। और जो रेशेदार जड़ होते हैं उसमें यह ब्रांचेज के रूप में ही रहते हैं, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। तो मूसला जड़ अर्थात टैप रूट जिसमें एक मुख्य जड़ में कई पार्श्व जड़ होता है, और रेशेदार जड़ फाइब्रस रूट जिसमें सभी जड़ें समान प्रकार की होती हैं। सभी जड़ें कैसी होती हैं, समान प्रकार की होती हैं। अब देखिए, जड़ के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं, अर्थात कौन कौन सी जड़ें हैं, एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ के रूप में खाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, अर्थात हम लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हैं वो कौन कौन सा जड़ है, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये सभी क्या है, हम लोग इन्हें जड़ के रूप में खाते हैं, रूट के रूप में। ये तना नहीं है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछा जाता है, जनरली एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो गाजर, मूली, शकरकंद और शलजम, इन्हें हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं, ये सभी जड़ हैं। फूल क्या है, किसी पादप की प्रजनन संरचना होती है। तो किसी पादप की प्रजनन संरचना फ्लावर या पुष्प कही जाती है, फूल कही जाती है। फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि बाह्यदल, बाह्यदल जो बाहर में होता है, जिसे टीपल कहा जाता है, टीपल। उसके बाद पंखुड़ियाँ, ये है, देखिए फूलों का जो बाहरी पतले वाले पार्ट होती है उसे पंखुड़ी कहा जाता है, पिटल्स कहते हैं, पिटल। पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है या जिसे स्टामेन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, पुरुष जननांग होता है। तो फूल का जो पुरुष जननांग क्या कहलाता है, स्टामेन या फिर पुंकेसर कहा जाता है। और स्त्री केसर को मादा जननांग कहते हैं। फूल का जो मादा जननांग होता है वह स्त्री केसर या पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल। जैसे कि ये चित्र में देखिए, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल कौन कौन, पिस्टिल हो गया जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, और पुंकेसर अर्थात स्टामेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कहा किसमें, फूल में। अब यहाँ पे है, ये एक फूल का स्ट्रक्चर दिया गया है। फूल का स्ट्रक्चर है, यह पंखुड़ी है, बाहर वाला पंखुड़ी है। इसके जो पीला वाला भाग होता है, बीच में से इस तरह से पीला पीला भाग जो निकला हुआ रहता है, इसे हम लोग एंथर कहते हैं, परागकोश, क्या बोलते हैं, एंथर या परागकोश। अब इसके नीचे जो स्टामेन होता है, पुंकेसर, नर जननांग, जो परागकोश जिस पे टिका रहता है, इस डंटी को बोलते हैं, ये खोखला भाग होता है जिसे पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। अब स्टामेन जिस आधार से निकलता है, जहाँ पे वो अंडा का निर्माण होता है, उसे पिस्टिल कहा जाता है, जो कि स्त्री केसर या मादा जननांग है। यह हरा वाला भाग होता है, जो मेन कली होता है जहाँ से ये सब निकले रहते हैं, उसको हम लोग मादा जननांग कहते हैं, पिस्टिल, स्त्री केसर। इसका रंग हरा होता है और पुंकेसर का रंग पीला होता है, ठीक है। अब जो मेन डंठल होता है, बाहर वाला भाग, उसे टीपल या बाह्यदल कहते हैं, टीपल या बाह्यदल। अब देखिए नर जननांग, नर जननांग की बात की जाए तो सबसे पहले पुंकेसर अर्थात स्टामेन, स्टामेन से होकर कहाँ पे जाएगा, परागकोश में, परागकोश, एंथर
और अंत में पोलन ग्रेन, जिसे पराग कण कहते हैं। तो पुंकेसर से निकलता है स्टामेन और यह पराग कोष अर्थात एंथर में प्रवेश करके पोलन ग्रेन। तो 3 होते हैं, नाम याद रखेंगे एग्जाम में, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दे देगा, कहेगा कि इसमें से चुनिए कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है। तो पुंकेसर, पराग कोष अर्थात स्टामेन, एंथर, पोलन ग्रेन, ये सभी नर जननांग है। अब कैसे प्रवेश होता है, देखिए जब अभी हाल फिलहाल का जो बीपीएससी की एग्जाम हुई थी पीटी की, तो इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि पराग कण जब स्त्री केसर अर्थात अंडाशय में प्रवेश करते हैं उस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है, परागन कहा जाता है। तो परागन क्या होता है, जब पराग कण स्त्री केसर में या फिर अंडाशय में प्रवेश करते हैं, स्टामेन में प्रवेश करते हैं, उन पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहा जाता है, परागन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिस्टिल में प्रवेश करते हैं परागकण। तो इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें याद रखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। अब देखिए मादा जननांग कौन कौन, स्त्री केसर से अंडाशय निकलता है और बीजांड में प्रवेश करता है। तो स्त्री केसर अर्थात पिस्टिल, फिर उसके बाद अंडाशय ओवरी और बीजांड अर्थात ओव्यूल, बीजांड अर्थात ओव्यूल। अब मादा युग्मनक का निर्माण कहाँ पे होता है, बीजांड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मादा युग्मक है, फीमेल जो जोड़ा होता है, युग्मक होता है अर्थात अंडा, यह बीजांड में निर्माण होता है। कहाँ पे, बीजांड में। अब इसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं मादा युग्मक में, फीमेल रिप्रोडक्टिव में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछे जा चुकी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ऊपरी वाला जो पार्ट होता है उसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और जो ज्वाइंटेड पार्ट होता है जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ओवेरी या अंडाशय। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, नोट याद रखेंगे कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें कैसी होती है, मुसला होती है। अभी हमने बताया था कि जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों में 2 प्रकार की होती है जालिकाएं, कुछ समानांतर होती हैं तो कुछ इसमें कई प्रकार की जालिकाओं के रूप में होती हैं। तो इनका जो जालिका रूपी सिरा विन्यास है, जिसे रेटिकुलर वेनिसन कहते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास, रेटिकुलर वेनेसन। तो इनकी जो पत्तियां वाले पौधे की जो जड़ें होती हैं मुसला होती हैं, मुसला होती हैं अर्थात इस तरह से इनकी पत्ते, जो कि जो समानांतर सिराओं के विन्यास वाले जो पत्तियां होती हैं वे रेशेदार होती हैं। रेशेदार अर्थात इस रूप में होती हैं, इस रूप में। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, समांतर सिराओं का जो विन्यास वाला युक्त पत्ती होगा उसका जड़ कैसा होगा, रेशेदार, इस तरह से। उसका कोई मेन ब्रांच नहीं होगा। और जबकि जो जालीनुमा होगा, रेटिकुलर होगा वेनेसन, तो उसका कैसा होगा, उसका होगा मुसला जड़। अब हमारे शरीर में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। गति का मतलब होता है बॉडी का मूवमेंट। जो हम लोग शरीर को इधर उधर घुमाते हैं, चलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो कई प्रकार का मूवमेंट होता है। और कई प्रकार की हड्डियाँ भी पाई जाती है बॉडी में, कई प्रकार की हड्डियाँ भी पाई जाती हैं। और ये सभी हड्डियाँ विभिन्न विभिन्न ज्वाइंट से जुड़े रहते हैं, जिसे संधि क्या कहते हैं, संधि। तो विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ जो होती हैं विभिन्न विभिन्न संधियों से जुड़ा रहता है। संधि जो होता है, बहुत सारे जो ज्वाइंट होते हैं जिसे संधि कहते हैं, वे गति की सीमा को तय करते हैं, एक्सटेंट ऑफ मोशन को तय करते हैं। अर्थात कैसा जैसा ज्वाइंट रहेगा वैसा हाथ का, बॉडी का घुमाव रहेगा। अब जैसे देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं कंधा है, तो इस कंधे पर हम लोग हाथ चारों तरफ घुमा सकते हैं, चारों तरफ 360 डिग्री घुमा सकते हैं। लेकिन यही मान लेते हैं ये कोहनी है, तो कोहनी को हम लोग 360 डिग्री नहीं घुमा सकते हैं। तो इसीलिए उसको कहा जाता है क्या, एक सीमा होती है कि संधि
के प्रकार क्या करते हैं, सीमा तय करते हैं, गति की सीमा को। अब कितने प्रकार की ज्वाइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल तो नोट कर लेना है, एग्जाम्पल एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखिए इसको हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बहुत कठिन नाम है, कंदुक खलिका संधि। तो जनरली अंग्रेजी में ही इसे याद किया जाता है, दिमाग में नोट किया जाता है, कंदुक खलिका संधि अर्थात बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यह एक हड्डी का गोल छोर होता है जो दूसरे हड्डी के गुहा अर्थात खोखले स्थान में फिट रहता है। तो जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, हड्डी का एक गोल छोर होता है जो दूसरे हड्डी के गुहा अर्थात खोखले स्थान में फिट रहता है। अग्रपाद और कंधे की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे इस मेन उदाहरण कौन है, तो जो कंधे की हड्डी होती है और जो अग्रपाद की हड्डी होती है वह सभी क्या है, यह सभी कंदुक खलिका अर्थात बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तो इंपॉर्टेंट है आर्म एंड शोल्डर ज्वाइंट, आर्म एंड शोल्डर ज्वाइंट। अब ये सभी दिशाओं में गति करते हैं 360 डिग्री। तो जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है यह सभी दिशाओं में गति करते हैं। अच्छा, जांघ और कुल्हा अर्थात हिप और थाई, जांघ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। और कुल्हा अर्थात श्रोणी, हिप कहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यह चारों तरफ घूम सकता है। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का यह एग्जाम्पल हो गया। तो जांघ अर्थात थाई, श्रोणी अर्थात कुल्हा या हिप, और अग्रपाद और कंधे की संधि, आर्म और शोल्डर, ये सभी क्या है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इसमें लगे रहते हैं। कंदुक खलिका संधि। अब है धुराग संधि जिसे पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं। तो पाइवोटल ज्वाइंट जिसे धुराग संधि कहा जाता है, तो ये गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधियां होती हैं। तो जो गर्दन और सिर में जो ज्वाइंट होता है वह पाइवोटल ज्वाइंट कहलाता है। इसमें बाएं दाएं और आगे पीछे केवल गति होता है, चारों तरफ गति नहीं होता है। तो आगे पीछे और बाएं दाएं, ऐसा नहीं कि हाथ की तरह हम लोग चारों तरफ घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो पिवोटल ज्वाइंट बाएं दाएं आगे पीछे की केवल गति होती है। और बेलनाकार हड्डी का एक छल्ले में यह घुमा होता है। तो ये जो घूमते हैं बेलनाकार हड्डी की एक छल्ले में घूमते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गले में क्या होता है, इस तरह से होता है ना, विंड पाइप, विंड पाइप होता है गर्दन में। सिर में क्या होता है, पीछे से इस तरह से मेरु रज्जु जुड़ता है, तो यही हड्डी का एक छल्ला होता है बेलनाकार, इसी में यह घूमते रहता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर। इसको आप लोग बार बार सुनिएगा, हालांकि 2-3 बार सुन लेने के बाद समझ में आ जाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइक करते रहेंगे इसे। अब देखिए हिंग ज्वाइंट, जिसे हिंग ज्वाइंट जो होता है ना, एक निश्चित सीमा तक इसमें गति होती है। जैसे कि कोहनी की हड्डी या फिर पैर का जो ठेहुना होता है उसकी हड्डी। तो पैर का ठेहुना, यहाँ इसको भी लिख सकते हैं, पैर का ठेहुना, पैर की ठेहुना, कोहनी, ये सभी हड्डियां जो होती हैं केवल एक निश्चित सीमा तक ही घूमती है, ये हिंग ज्वाइंट है। अब है अचल संधि। ये देखिए जैसा कि नाम ही इसका जानकारी है, फिक्स ज्वाइंट, ये कहीं घूमते नहीं हैं, एक स्थान पे फिक्स रहते हैं। जैसे सिर की हड्डियां, इनके जोड़ों पर कोई प्रकार की गति नहीं होती है। अब सिर में जैसे खोपड़ी जुड़ा हुआ है, तो खोपड़ी तो कहीं घूमता है नहीं, तो इनके बीच की जो संधियां होती हैं ये अचल संधि कही जाती है। सिर की हड्डी एग्जाम्पल तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनके जोड़ों पर कोई प्रकार की गति नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं कशेरुकी के बारे में, जिसे वर्टेब्री कहते हैं। वर्टेब्री, वर्टेब्री जिसे हम लोग कशेरुक कहते हैं। कई छोटी छोटी हड्डियों से बनी यह रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुक क्या होता है,
तो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी एक रीढ़ की हड्डी होती है। शरीर में कुल 33 कशेरुक होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े रहते हैं। तो शरीर में कुल कशेरुकों की संख्या कितनी है? 33। एग्जाम में इससे प्रश्न कई बार बन चुके हैं, तो दिमाग में नोट कर लेंगे कि कशेरुकों की संख्या कितनी है? 33। और किससे जुड़े रहते हैं? रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से। अब पसलियों का जुड़ाव कशेरुकों से होता है। जो रिबकेज होता है, जैसे छाती में इस तरह से होता है ना, छाती में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, 12 12 24। तो इनमें जो पसलियाँ होती हैं वे कशेरुक से जुड़ी रहती हैं। तो पसलियाँ, रीढ़ की हड्डी कितनी से? 33 कशेरुक से। और जो पसलियाँ होती हैं वे 24 पसलियों से। कितना? 24। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, दिमाग में नोट रखेंगे। हथेली की हड्डी को कार्पल कहा जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कार्पल के अलावे फिलांजेज भी होते हैं। तो सारे हड्डियों की संख्या देखेंगे, चूंकि यह क्लास 6 का एनसीईआरटी है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का जो लेवल है वह बढ़ते चला जाएगा, तो आगे पूरा डिटेल में हम लोग देखते चले जाएंगे। अगर एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़ लिया जाए तो फिर एग्जाम में इससे बाहर लगभग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो लगभग 95% तो प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम्पल हो या कुछ हो। ठीक है, तो बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए है, वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे लूसेंट वगैरह है। अब है कि पसलियाँ, रिबकेज के बारे में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी हमने बताया था छाती की हड्डी अर्थात चेस्ट बोन और रीढ़ की हड्डी अर्थात बैक बोन से जुड़कर एक बॉक्स का निर्माण करता है। कौन? पसलियाँ। तो जो पसलियाँ अर्थात रिबकेज होती हैं वे छाती की हड्डी अर्थात चेस्ट बोन और रीढ़ की हड्डी अर्थात बैक बोन, इन दोनों से जुड़कर एक बक्से का निर्माण करते हैं। क्या चीज़? एक बॉक्स का। अभी हमने बताया ना, कुल पसलियों की संख्या होती है 24। दोनों तरफ कितने कितने? 12 12 जोड़े, अर्थात 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड। बताया ना हमने कि पसलियों की संख्या होती है 24 और दोनों तरफ 12 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक भागों के लिए यह सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जो रिबकेज होते हैं, हमारे शरीर के कुछ जो महत्वपूर्ण आंतरिक भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है, एक कवच का काम करता है। अब आते हैं मांसपेशियों के बारे में। मसल्स, मांसपेशियां अर्थात मसल्स। देखिए, मांसपेशियों का काम हमेशा जोड़ों में होता है। जो ज्वाइंट होते हैं ना, उसमें मांसपेशियों का काम हमेशा रहता है। जब जोड़ों में एक संकुचित करता है तो हड्डी को उस दिशा में खींच लिया जाता है। इस समय जोड़ों की दूसरी मांसपेशी आराम करती है। अब हड्डी को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए आराम करने वाली मांसपेशियां संकुचित होकर हड्डी को मूल स्थिति की ओर खींचता है, जबकि अब पहली मांसपेशी आराम करती है। इस प्रकार दो मांसपेशियों को एक हड्डी को गति करने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये बाजू है। अब इस बाजू में दो प्रकार की एक मसल इधर, एक मसल इधर। जब ये हाथ सीधा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फूला रहता है, ये अस्थिर रहता है। जैसे ही हाथ को हम लोग ऐसे कर लेंगे तो ये वाला हो जाएगा फूल के ईसा और ये वाला हो जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार जब हम लोग वर्क करते हैं तो दोनों पसलियाँ क्या होती हैं? काम करती है। एक जब आराम करेगा तो दूसरा उसको संकुचित करेगा, एक जब संकुचित करेगा तो दूसरा आराम करेगा। हालांकि ये एक प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। तो इन्हीं के कारण हड्डियों को गति प्रदान होता है, इसलिए इन्हें एक साथ काम करना पड़ता है। अब कई सारी जीवों में किस प्रकार की गति होती है उसको देखें। जैसे केंचुओं में गति, केंचुए किस प्रकार से अपना मूवमेंट करते हैं? मोशन इन अर्थवर्म। चूँकि केंचुओं में क्या होती है, कोई हड्डी तो होती नहीं है, और जब हड्डी नहीं होगा तो उनमें गति केवल मांसपेशियों से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केंचुओं में गति किस प्रकार होती है, केंचुए अपना कैसे गुजरते हैं।
चूँकि उसमें हड्डी तो होती नहीं है, तो वे केवल मांसपेशियों के द्वारा गति करते हैं, उनमें केवल मसल्स होता है। उसी मसल को ज़मीन में ऐसे करते हैं। देखिए जैसे एक केंचुआ है, ये केंचुआ क्या करता है कि जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो ये पीछे वाला पार्ट जो है वो ज़मीन को पकड़ लेगा इस तरह से। अब यह आगे की ओर बढ़ेगा, ज़मीन को पकड़ लेगा, फिर क्या करेगा कि अब इसको क्या करना है, पीछे वाला हिस्से को निकालना है, तो अब ये आगे वाले पोर्शन को ज़मीन में टिका देगा और पीछे वाला पोर्शन को आगे की ओर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार केंचुआ आगे और पीछे इस तरह से रेंगते हुए बढ़ता है। ठीक है, जहाँ पे अगर लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम लोग फिर से देखने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारा जो मेन स्टेटस है वहाँ पे दिया गया है हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का नंबर भी बता दिया गया है टेलीग्राम, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं और या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अब है कि घोंघे में गति कैसी होती है। घोंघा जिसे हम लोग स्नेल कहते हैं, घोंघे के बारे में जानते होंगे, जिसका ऊपर में हड्डी होता है मजबूत। तो घोंघा जो होता है उसके खोल से एक मजबूत मांसपेशी निकली होती है जिसे पाद कहते हैं, फुट कहते हैं। इसी संरचना में क्या होती है, गति होती है। तो घोंघा जो इस तरह से होता है, इसके नीचे इस तरह से मांस निकला रहता है, ऊपर से ढका रहता है। तो घोंघा उसके खोल से निकली मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। इसी पाद से वे क्या करते हैं, गति करते हैं। अब है तिलचट्टा, मूवमेंट इन कॉकरोच, बहुत इंपॉर्टेंट है तिलचट्टा। देखिए एग्जाम में जैसे कि यूपीएससी और भी इन सब में एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैचिंग करने के लिए। जैसे कि कॉकरोच दे देगा पैर, उसके बाद पाद दे देगा आपका घोंघा, तो सत्य असत्य पूछा जाएगा कि कौन सा जोड़ा मिलाइए कि सत्य है असत्य है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं सत्य को असत्य मान लिया जाता है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तिलचट्टे में गति अर्थात मूवमेंट इन कॉकरोच कैसे होता है। मूवमेंट इन कॉकरोच, देखिए तिलचट्टे जो होते हैं हवा में तो उड़ते ही हैं, साथ ही साथ दीवार पर चढ़ते हैं और चलते भी हैं। तो कॉकरोच हवा में उड़ते भी हैं, दीवार पर भी चढ़ जाते हैं और चलते भी हैं। इनमें चलने में मदद के लिए 3 जोड़ी पैर होते हैं, कुल पैर की संख्या 6। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कॉकरोच के कितने पैर होते हैं, 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर, जो इन्हें चलने में मदद करता है। इनकी शरीर की सुरक्षा के एक बाहरी कंकाल होता है जिसका निर्माण एक साथ जुड़ने वाली प्लेटों से होता है, जिसके कारण इनमें गति होती है। तो इनके शरीर की सुरक्षा एक कठोर बाहरी कंकाल के द्वारा होता है जिसका निर्माण एक साथ जुड़ने वाली प्लेटों से होता है, जिसके कारण इनमें गति होती है। इनके सिर के पीछे शरीर से 2 जोड़े पंख जुड़े रहते हैं। तो तिलचट्टा के सिर के पीछे जो शरीर होता है उससे 2 जोड़े पंख जुड़े रहते हैं। अब है तिलचट्टे की अलग अलग मांसपेशियां, जिसमें पैरों से के पास चलने वाली मांसपेशियों का काम चलने में मदद करना होता है। तो तिलचट्टे में अलग अलग मांसपेशियां होती हैं जिसमें पैरों के पास चलने वाली मांसपेशियों का काम क्या होता है, तो इनको चलने में मदद करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए कि तिलचट्टे में अलग अलग मांसपेशियां होती हैं और जिसमें पैरों के पास वाली जो मांसपेशियां होती हैं वे तिलचट्टे को चलने में मदद करती है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि तिलचट्टों कभी कभी कि सत्य है कि असत्य है कि तिलचट्टे को उसका जो खोपड़ी होता है, हड्डी वाला पार्ट, वह चलने में मदद करता है, यह गलत है। कॉकरोच के उड़ने पर शरीर की मांसपेशियां पंखों को हिलाती है। तो जब कॉकरोच उड़ते हैं तो उनकी जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वे उनके शरीर को हिलाती हैं। अब देखिए मूवमेंट इन बर्ड्स, पक्षियों की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट है, अगर गति हो और पक्षियों की बात न की जाए, मूवमेंट इन बर्ड्स। देखिए उड़ने में मदद करने के लिए इनमें एक हल्की खोखली हड्डी होती है, लाइट हॉलो बोन्स होते हैं।
तो पक्षियों को उड़ने में मदद करने के लिए हल्की खोखली हड्डियां होती हैं, लाइट हॉलो बोन्स होते हैं। इनका पंख, जो अग्रपाद का पंख होता है, जो पंख होता है ना, वो 4 लिम्स का रूपांतरण होता है, अर्थात वो आगे के पैर की तरह काम करता है पंख। तो पक्षियों का जो पंख होता है वो अग्रपाद अर्थात 4 लिम्स की तरह काम करता है, और जो पश्चपाद होता है अर्थात जो हिंड लिम्स होता है, जो पीछे वाला होता है, वह चलने में वे इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जो पंख होता है वो हाथ की तरह काम करता है, अग्रपाद 4 लिम्स, और जो उनका पैर होता है जिसे हिंड लिम्स कहते हैं, पश्चपाद, वह उन्हें चलने में मदद करता है। अब आते हैं मत्स्य के बारे में, मछली के बारे में। मूवमेंट इन फिश, मूवमेंट इन फिश। अब देखिए, सभी लोग जानते होंगे नाव जो होता है इस तरह से होता है, नाव इस तरह से होता है। ये नाव इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, जिसे धारा रेखीय बोलते हैं, धारा रेखीय बोलते हैं। तो अब धारा रेखीय क्यों होता है? जैसे देखिए, पानी इस तरह से है, तो पानी दबाव डालता है, तो नाव का अगर ऐसे आकृति रहेगा तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, इसकी गति को, धारा को काटेगा। तो सेम टू सेम मछली में भी ऐसे होता है। इसलिए होता है क्योंकि यह जो पार्ट है यह धारा को काट सकता है, धारा क्या करेगा, काटेगा। और ये जो पंख होता है, यह पंख उन्हें तैरने में मदद करता है। तो इसी कारण इनका शरीर धारा रेखीय होता है, जिसके कारण तैरने में इन्हें मदद मिलती है। स्ट्रीमलाइन शेप होता है इनका जो शरीर होता है, शरीर का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका हुआ रहता है। हम लोग जानते हैं जिसे चोइटा कहते हैं। जब मछली वगैरह घर में आता है तो उसको छीला जाता है, हटाया जाता है, क्योंकि ये दृढ़ पेशियाँ होती हैं। इनका जो शरीर का कंकाल होता है दृढ़ पेशियों से ढका रहता है, और इनका जो पूंछ होता है आगे की ओर तैरने में मदद करता है। अब देखिए, आता है सांप में गति, मूवमेंट इन स्नेक। इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो सांप में गति अर्थात मूवमेंट इन स्नेक। देखिए, इनमें अनेक मुड़े हुए वलय उपस्थित होते हैं, जिसके कारण आगे की ओर चलने में इन्हें मदद मिलती है। लेकिन ये कभी सीधी रेखा में नहीं चलते। इस तरह से सांप चलता है, वलय बना के। क्यों? क्योंकि मुड़े हुए वलय उपस्थित होते हैं इनमें। तो मुड़े हुए वलय के कारण ये आगे की ओर चलने में, ये वलय जो होता है इन्हें मदद करते हैं, लेकिन ये सीधी रेखा में नहीं चलते। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए। देखिए, अभी हम लोग जितना सारा पढ़े हैं उसका समरी है, इसमें से वही चीज़ है लगभग, लेकिन इसे हम लोग देख लें। देखिए, हड्डी अर्थात अस्थि जिसे बोन्स कहते हैं, एवं उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, इन्हीं के द्वारा मानव कंकाल का निर्माण होता है। तो स्केलेटल का निर्माण होता है। तो बोन्स अर्थात हड्डी और कार्टिलेज अर्थात उपास्थि, इन्हीं के द्वारा मानव कंकाल अर्थात ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। हड्डी अर्थात अस्थि के द्वारा शरीर के पिंजर का एवं आकृति का निर्माण होता है। तो इन्हीं हड्डियों के द्वारा शरीर के पिंजर एवं आकृति का निर्माण होता है। कंकाल के द्वारा चलने में सहायता मिलती है और आंतरिक अंगों की भी सुरक्षा होती है। अब देखिए, कंकाल नहीं रहेगा तो फिर हम लोग चल नहीं सकते हैं, फिर तो हम लोग वही हाल हो जाएगा सांप वाला, रेंगेंगे। तो कंकाल क्या करते हैं? चलने में मदद करते हैं, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से निर्मित होता है। तो मानव कंकाल जो होता है वो मैंने कौन के क्या क्या आता है? हड्डियाँ किसकी किसकी? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधा एवं श्रोणी मुखला, हाथ एवं पाँव की हड्डियाँ, इन सभी से इसका निर्माण होता है। अब देखिए, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। तो अभी हमने बताया है कि हड्डियों में गति किस प्रकार होती है? जो मांसपेशियां होती हैं उसके जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से, अर्थात एक सिकुड़ेगा तो एक फैलेगा।
पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की हल्की हड्डियों के मिलने से उड़ने में सहायता होती है। ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। तो जो पक्षियां होती हैं उनमें दृढ़ पेशियां होती हैं और हल्की हल्की अस्थियां भी होती हैं। तो उन दोनों के मिलने से ये क्या होते हैं, उड़ने में इन्हें मदद मिलती है। और ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। कैसे? फड़फड़ा कर। मछलियों के द्वारा जल में तैरने का कारण शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय का बनना। ध्यान देंगे, जब मछली को हम लोग काटेंगे तो इस तरह से कांटा रहता है, दोनों तरफ वलय रहता है। तो मछलियां जल में कैसे तैरती है? इनके शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बने रहते हैं। अब आता है कि सांप की गति कैसी होती है? वलयाकार, रिंग के रूप में गति करता है, वलय के रूप में। तो सांप वलयाकार के रूप में गति करता है। सांप में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। अभी हमने बताया कि सांप में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, इस तरह से बहुत सारी हड्डियां ऐसे जुड़ी रहती हैं। और उसमें जो बहुत सारी जुड़ी पेशियां रहती हैं जिसके द्वारा शरीर को आगे की ओर धक्का दिया जाता है। तो सांप में बहुत सारी हड्डियां होती हैं और वे हड्डियां बहुत सारी पेशियों से जुड़े रहते हैं, मसल से जुड़े रहते हैं, जो उनके शरीर को आगे बढ़ने में मदद करता है, धक्का देता है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। तो जब केंचुए में गति कैसी होती है? उनके शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से, अर्थात फैलना और सिकुड़ने के कारण। केंचुए की अधः सतह पर शुक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने के में सहायक मिलता है। तो केंचुए की जो अधः सतह होती है उस पर शुक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता मिलती है। अब देखिए केंचुए के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, हालांकि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा लाइट पे आते हैं, प्रकाश। देखिए प्रकाश के जाने के आधार पर, अर्थात प्रकाश किसी वस्तु से टकरा रहा है तो आर पार जा रहा है कि कुछ भाग प्रकाश बार पर कर रहा है कि वह रिटर्न होकर आ रहा है, यह डिपेंड करता है उसके वस्तु कैसा है। तो पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। तो पारदर्शी को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी को ओपिक और पारभासी को ट्रांसल्यूसेंट। अब देखिए जिससे प्रकाश आर पार हो जाए वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है। जिससे प्रकाश आर पार हो जाए और आर पार की चीज़ें दिखाई दे उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो साफ शीशा, साफ पानी या फिर मच्छरदानी। तो साफ शीशा, साफ पानी, मच्छरदानी ये सभी क्या है? पारदर्शी हैं। अब अपारदर्शी की बात की जाए तो इससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है। तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है अपारदर्शी या ओपेक कही जाती हैं। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए तो दीवार, किताब, ऐसे दैनिक, वैसे तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब जिससे कुछ प्रकाश बाहर निकले और बाकी जो शेष प्रकाश हो वह उस वस्तु के द्वारा अवशेषित हो जाए तो उस प्रकार के प्रकाश को ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, पारभासी। इसमें धुंधला दिखाई देगा। जैसे घिसा हुआ शीशा, गंदा पानी, तेल लगा हुआ कागज, ये कारण नहीं है, कागज है। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा स्टील या इस्पात, गंदा पानी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं छाया पर। छाया अर्थात शैडो। छाया अर्थात शैडो। देखिए प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, यही छाया कहा जाता है। तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु है, इधर से सूर्य का लाइट मान लेते हैं आया, इस पे पड़ा, तो या मान लेते हैं कि ये वस्तु इस तरह से एक वस्तु है, सूर्य का लाइट यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे इसका इस तरह से काला अंधेरा क्षेत्र बनता है। तो इसी को बोलते हैं शैडो अर्थात छाया। इसकी आकृति वस्तु के आकार के बराबर होती है। तो यह जो छाया है, शैडो है, इसकी आकृति वस्तु की आकृति के बराबर होती है। अब आता है प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं। ये देखिए, हालांकि ये कम गुण दिया बताया गया इसमें,
लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे गुणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 6 क्लास का एनसीईआरटी बुक है, इसमें उतना, लेकिन बहुत सारी काम की चीज़ें यहाँ से भी एग्जाम में देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जैसे कभी बीपीएससी का एक प्रश्न मिला तो 2-3 प्रश्न यहीं से मिल गए हैं, तो ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, समझेंगे। अब प्रकाश का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सीधी रेखा में गुजरता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गुजरता है। अब देखिए कैसे कहेंगे सीधी रेखा में गुजरता है। जैसे कि ये मोमबत्ती है, अब मोमबत्ती का यह लौ जल रहा है, यहां पे हमने आंख, इस तरह से लाइट निकला, यहां पे आंख रखा के देखें तो जब तक ये तो हमको दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे यह जो मोमबत्ती है गल के इस पोजीशन पे चलाया, यहां चलाया, तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गुजरती है, ठीक है, ऐसे भी नहीं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गुजरती है। श्वेत प्रकाश का निर्माण 7 अलग अलग रंगों से हुआ है। तो जो श्वेत प्रकाश है जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं, वह 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। जैसे पहला है, इसके बोलते हैं विबग्योर। इन 7 रंगों को क्या कहा जाता है? विबग्योर कहा जाता है। अब विबग्योर को मतलब समझें तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, आर से रेड, जिसे हम लोग बैजानी ह पिनाला कहते हैं। बैजानी ह पिनाला। बै से बैगनी अर्थात वायलेट, जा से जामुनी अर्थात इंडिगो, नी से नीला अर्थात ब्लू, पी से पीला अर्थात येलो, ना से नारंगी अर्थात ऑरेंज और ला से लाल अर्थात रेड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चिकनी और चमकदार सतह जैसे कांच, पानी या पॉलिश धातु से प्रकाश टकराकर वापस उसी दिशा में उतना ही कोण बनाकर लौट आता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश जब किसी चिकनी और चमकदार अपारदर्शी वस्तुओं से टकराएगा तो वह उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, और जितना कोण पे टकराया उतना ही कोण पे वह बाहर निकल जाएगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, और इसी प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह है एक मिरर, सूर्य का प्रकाश कहीं से आया, इस पे पड़ा, यहाँ पे एक हम लोग काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसे नॉर्मल कहते हैं। आगे हम लोग सभी चीज़ की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जितना कोण पे आया उतना ही कोण पे वह वापस रिटर्न हो जाएगा। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन को बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे अंग्रेजी मीडियम पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए बता दें, आपतन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है कि हमारी जो छवि होती है, अर्थात हमारा जो, जैसे कि आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं, फोटो में चेहरा देखते हैं, या फिर प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण में दिखने के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो हमारी छवि या जो प्रतिबिंब होती है दर्पण में क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी वस्तु का विशेष रंग देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु का विशेष रंग हम लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए कि जो परावर्तन होता है, तो परावर्तन के कारण किसी वस्तु का विशेष रंग दिखाई पड़ता है। अब जैसे कि बताते हैं, अब कोई वस्तु है, हरा क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वह हरे रंग को परावर्तित करता है और बाकी सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेता है। अब जैसे कि पेड़ की पत्तियां हरी दिखाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि पेड़ की पत्तियां जो हैं वह हरे रंगों को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, लेकिन बाकी सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। इसी कारण पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं। अब कोई वस्तु काला क्यों दिखाई पड़ता है? सिंपल सी बात है कि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। तो जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, वह रंग काला दिखाई पड़ता है। और श्वेत दिखाई देने का क्या कारण है? किसी वस्तु के श्वेत दिखाई देने का कारण है कि
कि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। वह सभी रंगों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। अब देखिए हम लोग आते हैं पानी, वाटर, जल के बारे में देखेंगे। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी की किताब में जल, देखिए पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है, अब सोचिए, अर्थात पूरे पृथ्वी पर जितने सारे जो भाग हैं, जल, स्थल, वायु, इसमें 71% अर्थात पूरे पृथ्वी का 2/3 भाग तो केवल क्या है? पानी है। अब ये सभी जो पानी है सभी पीने के युक्त नहीं है, यूज करने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग महासागरीय और सागरीय जल हैं जो लवण युक्त होते हैं, जो पीने और किसी अन्य काम के लायक नहीं होते हैं। तो पानी का अधिकांश हिस्सा कहाँ पे है? महासागरों और सागरों में। महासागर और सागरों में, समुद्रों में जो पानी है उनमें कई लवण घुलनशील होते हैं जो पीने और अन्य घरेलू, कृषि और औद्योगिक ज़रूरतों के लिए फिट नहीं बैठते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं नमकीन पानी है, समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। अब उस नमकीन पानी से न तो हम लोग झाग उत्पन्न कर सकते हैं, तो कपड़ा धुलाने में भी यूज नहीं होगा, पीने में तो यूज होगा ही नहीं, तो ये फिट नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत कम मात्रा में पानी होता है जिसको भूमिगत जल कहते हैं। प्राणियों के द्वारा उपयोग होने वाले जल कहाँ से इस्तेमाल होते हैं? तालाबों, झीलों, नदियों और कुओं का। तो प्राणी जिस जल का इस्तेमाल करते हैं वह जल तालाबों से, झीलों से, नदियों से और कुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अब पृथ्वी पर यह पानी आखिर खत्म नहीं होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण एक ही है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र तो पृथ्वी पर पानी का संतुलन बने रहने का कारण है वाटर साइकिल, जल चक्र, वाटर साइकिल। अब देखिए होता क्या है बताते हैं। ये मान लेते हैं कि समुंदर है, ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से समुंदर का पानी भाप बन के ऊपर की उड़ रहा। भाप बनने के बाद ऊपर का वायुमंडल ठंडा है, तो जैसे ही ठंडा होगा तो यह क्या होगा? संघनित होगा। ये तो इधर से तो वाष्पीकृत होकर गया ऊपर में संघनित हुआ। संघनित होने के बाद वर्षा की बूंद का रूप धारण किया, बर्फ का गोला का रूप धारण किया और उसके बाद जमीन पे गिरा। तो इस प्रकार यह जल चक्र चलते रहता है। अब पानी के नुकसान का कारण है वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। अब पृथ्वी पर से पानी का जो नुकसान होता है उसके 2 ही कारण है। एक तो वाष्पोत्सर्जन, जिसे कि ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, और दूसरा है वाष्पीकरण जिसे इवापोरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन। अब ये जो ट्रांसपीरेशन से पानी का नुकसान होता है वह फिर ऊपर जाकर, चाहे वाष्पीकृत पानी हो या फिर जो वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर गया पानी हो, देखिए जैसे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र। इस रंध्र के द्वारा पानी बार बार बाहर निकलते रहता है और इसका वाष्पीकरण होता है प्रकृति में, और उसके बाद ये बादल में चले जाते हैं वाष्पीकृत होके, और वहाँ पे वातावरण कम रहता है, तापमान कम रहता है, जिसके कारण वे संघनित हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और वर्षा की बूंद धारण कर लेते हैं। तो फिर वर्षा के माध्यम से जमीन पर गिरते हैं। तो जो पानी का नुकसान हुआ ट्रांसपीरेशन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से या फिर वाष्पीकरण के माध्यम से, वह फिर भूमि पर आता है कंडेंसेशन के कारण, संघनन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण क्या है? तो गर्मी के कारण जल का भाप में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण पानी की खुली सतहों में होता है, इसी कारण लगातार वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है? पानी की खुली सतहों में होता है। अब देखिए, ये जो
वाष्पीकरण है, इस वाष्पीकरण गर्मी के कारण जल का वाष्प में परिवर्तन होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। और जो वाष्पीकरण है पानी की सभी खुली सतहों से होती है, इसी कारण लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। क्या लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। अब है क्या कि वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। याद रखेंगे वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कहीं नदी या नाले में पानी रख है तो बहुत दिनों के बाद देखेंगे कि वह पानी सूख कर चला गया, धीरे धीरे उड़ते जाता है भाप बन के। तो वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े को छितरा कर पसारते हैं, इसलिए इसका कारण क्या है कि छितराने से उसका एरिया बढ़ जाता है। इसके कारण उसके हर एक बिंदु पर तापमान ज़्यादा लगता है, इसके कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है और कपड़ा जल्दी सूखता है। जितना ही ज़्यादा तापमान होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतना ही ज़्यादा होगी। अर्थात अधिक तापमान होगा तो वाष्पीकरण भी तेज होगी, कम तापमान होगा तो वाष्पीकरण भी कम होगी। तो गर्मी के कारण जल का भाप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण पानी की सभी खुली सतहों से होता है, इसी कारण वाष्पीकरण लगातार होता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। अधिक तापमान और अधिक क्षेत्रफल होगा तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन अभी हमने समझाया है कि वाष्पोत्सर्जन जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, पत्तियों की छिद्र से जल का वाष्प के रूप में नुकसान होना, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कि पत्तियों की छिद्र से वाष्प पानी क्या होता है, बार बार लगातार निकलते रहता है और वह भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। इसके कारण पेड़ पौधों में पानी की कमी होती है, जिसको ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों का छिद्र जिससे यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसे रंध्र कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। अब हम लोग संघनन पे आते हैं। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए संघनन की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर पानी वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि जो भी पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है वह बादल बन जाता है संघनित होकर, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो भाप फिर पानी में बदलना शुरू करेगा और वह जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और फिर वर्षा के रूप में वह नीचे आएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं यह सतह ठंडी होती जाती है और जब यह हवा ऊपर बढ़ती है तो यह और भी ठंडी हो जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर यह जलवाष्प संघनित होकर के छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती है और हवा में तैरने लगती है और तैरने के बाद धीरे धीरे बादल बन जाती है। क्या बन जाती है, बादल। पानी की कई छोटी छोटी बूंदें और तापमान कम होने के कारण बड़ी बूंदें बन जाती है और कुछ बूंदें तो इतनी भारी हो जाती है कि वे गिरने भी लगती है और जिन्हें बारिश कहते हैं। और बहुत विशेष परिस्थिति में जब तापमान 0 से भी कम होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बर्फ या ओला के रूप में ये वर्षा गिरती है। अब देखिए कि अब एक छोटा सा चीज है कि अगर कोई ग्लास है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता रहता है। जैसे अगर कोई ग्लास है, इसमें बर्फ भरा हुआ है, तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके चारों तरफ जलवाष्प की बूंदें जम जाती है गिलास के चारों ओर। क्या कारण है, देखिए जैसे कि अंदर का तापमान तो कम है, बाहर का तापमान ज़्यादा है, तो जिसके कारण वह क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू करेगा और पिघलने के बाद वह क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर का तापमान कम है तो वह संघनित होगा, जिसके कारण वही जो जलवाष्प की बूंदें हैं वह संघनित होकर गिलास के चारों तरफ जम जाएंगे। तो बर्फ के पानी के गिलास में कांच की ठंडी सतह इसके चारों ओर की हवा को क्या करती है, ठंडी कर देती है। अब जैसे कि बाहर का तापमान ज़्यादा है
तो बर्फ क्या करेगा, उस तापमान को क्या करेगा, कम कर देगा, जिसके कारण वहाँ की जो हवा है, वह जो जलवाष्प की बूंदे है जो बाहर का तापमान खींच रहा है, वह बूंदे क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, और संघनित होकर हवा की जलवाष्प बूंदों के रूप में कांच की सतह पर क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यह सब संघनन के कारण होता है। अब आते हैं हम लोग वाटर साइकिल, जल चक्र की ओर। देखिए, सागर या महासागर और पृथ्वी की सतह से जल का हवा में वाष्प के रूप में चले जाना और वर्षा या हिमपात के रूप में वापस पृथ्वी पर आना, यही वाटर साइकिल या जल चक्र कहलाता है। तो जैसे कि ये सागर और महासागर है, अब हमने बताया भी, अभी तुरंत बताया कि यहाँ से तापमान के कारण वह ऊपर की ओर चला गया पानी, फिर बादल का रूप धारण करेगा, छोटी छोटी बूंदें बनेगी, फिर वापस आएंगी, तो यही क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। इससे प्रकृति में पानी की कमी जो है वह कभी महसूस नहीं होती, जल की आपूर्ति बनी रहती है। तो सागर या महासागर और पृथ्वी की सतह से जल का हवा के रूप में, जल का हवा में वाष्प के रूप में चला जाना और फिर वर्षा या हिमपात के रूप में वापस आना जल चक्र कहलाता है, वाटर साइकिल। यह एक सतत प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। याद रखेंगे, जो वाटर साइकिल है यह लगातार होने वाली प्रक्रिया है और इससे भूमि पर पानी की आपूर्ति बनी रहती है। ये जल चक्र क्या करता है कि भूमि पर पानी की आपूर्ति बनाए रखता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग समुद्री जल पर देखें। समुद्री जल, जिसे ओशियनिक वाटर कहते हैं, तो पहाड़ों पर बर्फ का पिघला पानी, वर्षा का पानी, नदियों और झीलों का पानी, ये सभी बहकर कहाँ पे चले जाते हैं, समुद्र के जल में। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सभी कहाँ पे जाकर मिलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। तो कोई भी हो, चाहे पहाड़ों के बर्फ का पिघला पानी अर्थात जो ग्लेशियर पिघलता है उसका पानी, वर्षा का पानी, नदियों और झीलों का पानी, ये सभी बहकर समुद्र में जाके मिल जाते हैं। अब है भूजल, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल कहते हैं। तो जमीन के अंदर में जो जल होते हैं वही पीने के योग्य होता है, वही पीने के योग्य होता है। तो जल मुख्य रूप से भूजल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। तो हमारे लिए पीने के योग्य, काम करने के योग्य या अन्य किसी काम के लिए जल किस रूप में उपलब्ध होता है, तो भूजल के रूप में। हम लोग उसे ज़मीन से निकालते हैं, वही जल उपयोगी होता है। महासागरीय या सागरीय जल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि वह लवणीय होते हैं, साल्टी होते हैं, उसमें लवण घुला रहता है। ये जो भूजल होते हैं कुओं से भी उपलब्ध होते हैं। हम लोग कुआं से भी क्या करते हैं, पानी निकालते हैं भूजल के रूप में। हैंड पंप और ट्यूबवेल से भी भूजल की प्राप्ति होती है, जिसे चापाकल कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, ट्यूबवेल, हैंड पंप। तो इन सब से भी भूजल को हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। भूजल कई झीलों के लिए भी स्रोत है। अब भूजल से कई प्रकार के जो झील होते हैं उसमें पानी की आपूर्ति होती है। तो इन भूजल से कई प्रकार के झीलों में क्या करता है, पानी भी आपूर्ति होता है। यह एक बहुत बड़ा स्रोत है। अधिक उपयोग के कारण भूजल के स्तर में गिरावट आ गई है। तो भूजल का अधिक उपयोग होने लगा है, जिसके कारण इसके स्तर में गिरावट आने लगी है, जो एक चिंता का विषय हो गया है। हम लोग क्या देखते हैं, जो पानी का लेवल है जमीन के अंदर वो नीचे भाग जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज हर एक घरों में समरसेबल लग गया है, खेतों में ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। तो जो पीने का जो पानी का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, जो पूरे विश्व के लिए एक चिंता का सबब बन चुका है। अब है वर्षा। क्या है, वर्षा या रेन।
तो वर्षा अर्थात रैन, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। तो हमारे देश में जो वर्षा होती है किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगर वर्षा अधिक हो गई तो बाढ़ की स्थिति आती है, और अगर वर्षा नहीं हुई तो सूखा की भी स्थिति आ सकती है। तो वर्षा की अधिकता से बाढ़ आती है और कमी से सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बाढ़ के दौरान जल में रहने वाले जीव जल के साथ भी क्या होते हैं? बह जाते हैं। तो जब बाढ़ आता है तो उसमें जल में रहने वाले जो जीव हैं वो भी क्या हो जाते हैं? जल के साथ बह जाते हैं और ज़मीन पे चले जाते हैं। जैसे मछली वगैरह आते हैं तो उनको नुकसान होता है, और प्रकृति जो पानी में रहने वाले जीव हैं वे इस पर आकर मर जाते हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के वितरण में बहुत अंतर होता है। अब जैसे कि हमारा जो उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। अगर वही बात की जाए पश्चिमोत्तर भारत की, तो वहाँ पे वर्षा राजस्थान के इलाकों में, पंजाब के इलाकों में कम होती है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग वर्षा का वितरण है। अब देखिए, अब है जल संरक्षण, कि जल का संरक्षण कैसे किया जाता है, जिसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। धरती पर उपलब्ध पानी का केवल एक छोटा अंश पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। तो 0.01% जो है वो पानी क्या है? जमीन के अंदर में है। तो धरती पर एक पानी का एक छोटा सा ही अंश है जिसका उपयोग पौधे, जानवर और मनुष्य करते हैं, इनके लिए उपयोगी है। बाकी जो 2/3 हिस्सा अभी हमने क्या बताया कि वो महासागर और सागरीय जल है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। वर्षा का जल जो होता है वो संचयन होता है, उसको एकत्रित किया जाता है और फिर भंडारित किया जाता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे छत है, तो छत पर जो वर्षा होती है वह इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे एक डायरेक्ट नली बनाया रहता है, उसको वाटर रिजर्वियर में वह सीधा जाता है और वहाँ पे साफ होके उसको टैंक में भर लिया जाता है। तो ये वर्षा के जल को संचित करके एकत्र किया जाता है और उसका भंडारण किया जाता है। अब है कि वाष्पोत्सर्जन का भी जल चक्र में योगदान होता है। तो अभी हमने क्या बताया कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पानी बाहर निकलता है वह भाप बन के कहाँ पर जाता है? बादल बन जाता है, और वह बादल भी वर्षा की बूंद के रूप में जमीन पे आता है। तो वाष्पोत्सर्जन का भी जल चक्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब है हमारे चारों ओर की वायु। तो इम्पोर्टेंट है एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वायु, एयर अराउंड अस। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह कई किलोमीटर की ऊपर तक वायु की एक पतली परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी अपने सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु की एक पतली परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर यदि हम लोग बढ़ते हैं तो वायु की परत में कमी आ जाती है। तो जब वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर बढ़ा जाता है तो वायु की परत में धीरे धीरे क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। अर्थात पृथ्वी की यह सतह है तो इसके नज़दीक वायु की मोटी परत होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे यह परत पतली होती जाएगी। अब है वायु के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एग्जाम में यह सजाने के लिए भी दिया जाता है कि अवरोही क्रम में सजाया जाए, ज़्यादा से कम में। तो कंपोनेंट्स ऑफ एयर की बात की जाए तो नाइट्रोजन प्रकृति में 78% है। नाइट्रोजन प्रकृति में कितना है? सबसे ज़्यादा अगर गैस है तो नाइट्रोजन है। एग्जाम में कई बार यह पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई तत्व है तो कौन है? नाइट्रोजन है, 78%। यह जलने में समर्थक नहीं है, अर्थात नाइट्रोजन जो है यह जलने में सहायता नहीं करता। दूसरे नंबर पर बात की जाए
तो 21% ऑक्सीजन है जो जलने में समर्थक है और जानवरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है श्वसन के दौरान, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो प्रकृति में 99% जो गैस है वह केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। दिमाग में इसे नोट कर लेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% जो जलने में सहायता नहीं करता अर्थात बुझाने में सहायता करता है, और ऑक्सीजन 21% है जो जलने में समर्थक है, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जलेगा नहीं। और जानवर श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके बाद आर्गन है 0.93%। कौन है? आर्गन। और सबसे कम मात्रा में है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03%। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 का शोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जो मनुष्य और जीव हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। पौधे एवं पदार्थों के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस निकलते हैं। तो जब पौधे और अन्य पदार्थ जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस का क्या होता है? उत्पादन होता है अर्थात निकलता है। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद यह क्लास 6 का NCERT समाप्त हो जाएगा साइंस। अच्छे लग रहे हैं और छुट्टी का ठीक है, तो ये समाप्त हो जाएगा। आखिरी है, देखिए धूल और धुआं इंपॉर्टेंट है, डस्ट एंड स्मोक। तो धूल और धुआं की बात की जाए, धूल अर्थात डस्ट और स्मोक अर्थात धुआं। ईंधन के जलने से धुएं का उत्पादन होता है। तो ईंधन के जलने से क्या होता है? धुएं का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। धुएं में कुछ गैसों और अच्छे धूल कण मौजूद हैं जो अक्सर क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो ईंधन के जलने से धुएं का क्या होता है? उत्पादन होता है। धुएं में कुछ गैसें होती हैं और अच्छे धूल कण भी मौजूद होते हैं जो अक्सर हानिकारक होते हैं। अब जैसे कि पेट्रोल वगैरह में आजकल शीशा का चूर्ण डलाया जाता है गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो हानिकारक है। और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है SO2 NO2 गैस, ये सभी हानिकारक हैं। तो ये सभी गैस हैं, धूल कण हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। कारखानों में अब देखिए बहुत जो कारखाने होते हैं उसका चिमनी इस तरह से लंबा लंबा रहता है, ऊंचा ऊंचा, और धुआं निकलते रहता है। अब ये चिमनी इतना ऊंचा क्यों रहता है? क्योंकि कारखानों में चिमनी का लंबा होने का कारण है कि धुआं और जो हानिकारक गैस हैं वे हमारी नाक से दूर रहें। तो हमारी नाक से दूर रखने के लिए जो हानिकारक गैसें हैं और धुआं है, इसी कारण कारखानों में चिमनी को लंबा बनाया जाता है। अब देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किस प्रकार बनता है? तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 किस प्रकार बनता है? तो सिंपल सी बात है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए, और मनुष्य और अन्य प्राणी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। तो यही प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन पौधों और जानवरों में श्वसन के माध्यम से होता है तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। अभी हमने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे क्या करते हैं कि प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। और जो मनुष्य या अन्य प्राणी होते हैं वे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। तो यही प्रक्रिया चलते रहता है और प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना, यही मुख्यतः प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब देखिए पवन चक्की,
जिसे विंड मिल कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं पवन चक्की के बारे में। विंड मिल, पवन चक्की में जो पवन चक्की को किसके कारण घुमाया जाता है? हवा के द्वारा। तो पवन चक्की घूमता है, पवन चक्की घूमता है किसके कारण? हवा के कारण। इस तरह से पवन चक्की होता है, इस तरह से चक्की होता है। हवा जब आता है तो ये चक्की घूमता है। तो पवन चक्की वायु के कारण घूमता है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में होता है। तो पवन चक्की का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ट्यूबवेल से पानी को निकालने में और आटा चक्की चलाने में उपयोग होता है। अब आइए वायु के उपयोग को देखते हैं। यूज ऑफ एयर, यूज ऑफ एयर, नाव को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में। तो नाव को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में, पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े को उड़ने में मदद करने में वायु का उपयोग होता है। बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में भी वायु क्या करता है? सहायक होता है। अब जैसे कि पेड़ पौधा से क्या होता है कि फूल से उड़कर जो उसके परागकण होते हैं चले जाते हैं, उसके बाद एक नए पौधे की भी उत्पत्ति हो जाती है। जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन? वायु। वायु। अब इसका कुछ सारांश है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हम लोग देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लें और इसके बाद यह एनसीईआरटी का साइंस क्लास 6 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 7 की ओर। किसकी ओर? क्लास 7 की ओर। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, सब लोग जानते हैं। हम वायु को तो देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वायु प्रत्येक स्थान पर है। वायु को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो जब वायु में गति आ जाती है तो उसको पवन कहा जाता है। वायु क्या करती है? स्थान भी घेरती है। वायु स्थान घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। अभी हमने क्या बताया कि जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को मछलियाँ और जल में रहने वाले अन्य जीव सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। तो जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण है। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का क्या है? तो मिश्रण है। इसके बाद है कि वायु में धूल कण भी मौजूद होता है। अभी हमने देखा है कि वायु में धूल कण और अन्य हानिकारक गैसें भी मौजूद होते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु को उपयोग करते हैं। तो जलीय प्राणी क्या करते हैं? जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह 6ठे क्लास का एनसीईआरटी साइंस समाप्त हुआ। ध्यान से इसे बार बार रिपीट करके देखेंगे और कमेंट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है स्टेटस में, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर है या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग इसमें नए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 7 का। तब तक नमस्कार, जय हिंद।